नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। रविवार का दिन और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी एकाएक राष्ट्रपति भवन पहुंच जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात होती है। उस मुलाकात की तस्वीर भी है, वो तस्वीर भी जरा दिखाइए। मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीर। ये पब्लिक डोमेन में तस्वीर आती है। मोदी मुलाकात करके निकलते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। तत्काल पीछे-पीछे अमित शाह पहुँच जाते हैं राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से उनकी एक मतलब नॉर्मल समय से कुछ ज़्यादा ही वक़्त तक चर्चा होती है, बातचीत होती है। सामान्य तौर पर मोदी और शाह ये कभी भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनकी मर्ज़ी, इनकी इच्छा, इनकी संतुष्टि, इसका ध्यान, इसकी परवाह रखते नहीं। लेकिन एक ही दिन में पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन जाते हैं, उनके निकलते ही अमित शाह की एंट्री हो जाती है। इसके पीछे वजह क्या है? क्या इस्तीफे के बाद धनखड़ साहब वाले इस्तीफे के बाद फिर कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ी प्लानिंग है? या ऐसे ही चलते-फिरते कई बार मन बन जाता है इस गुजराती जोड़ी की कि कुछ भी खबर चलो एक नैरेटिव ही सेट कर देते हैं। फॉर्मेलिटी ही पूरी कर देते हैं औपचारिकता कि राष्ट्रपति भवन गए और बाकी मीडिया पीछे-पीछे लग जाएगी। क्या वजह है ये समझने के लिए आज मिड डे मुद्दा में जोड़ते हैं भाऊ को फिर से एक बार। ले आइए स्क्रीन पर स्वागत है भाऊ आपका। 2 खबरें, ये खबर हर जगह सबसे ऊपर लगी हुई खबर। हर जगह सबसे ऊपर लगी खबर ले आइए जरा। देखिए एक ही दिन में पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने राष्ट्रपति मुर्मू से की अलग-अलग मुलाकातें। सियासी अटकलें तेज। ये सबसे तेज वाला है। इसके बाद देखिए पीएम मोदी के बाद महामहिम के दरबार पहुंचे अमित शाह। जानिए क्या बड़ा होने वाला है। हटा दीजिए दोनों क्या बड़ा होने वाला है, सियासी हलचल मची है, वही समझते हैं। भाऊ ये मुलाकात इसके क्या मायने हैं? वाक़ई कुछ बड़ा होने वाला है या हाथी आई टाइप का मामला है? हाथी आई टाइप का मामला है आशीष जी। मैं बता दूं आपको, आप उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देख लीजिए। अब ये बात तो तय हो गई कि उपराष्ट्रपति जो इस्तीफा देने के आधे घंटे तक स्वस्थ थे, अगले दिन हुँ, के प्रोग्राम तय कर रहे थे, वो एकाएक ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी हुँ, मेडिकल रिपोर्ट आ गई कि उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया? उपराष्ट्रपति से इस्तीफा ले लिया गया। और आपको ताज्जुब लगेगा, उपराष्ट्रपति से इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन ये बात राष्ट्रपति को पता नहीं थी। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति को इस्तीफा देने सौंपने चले गए, तो राष्ट्रपति भवन में हड़कंप मच गया कि अनशेड्यूल्ड बिना बताए उपराष्ट्रपति कैसे पहुंच गए। आनन-फानन में सारी व्यवस्था की गई उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के मिलने की, और फिर राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। मणिपुर में क्या हो रहा है, इसका स्टेप बाय स्टेप अकाउंट मणिपुर के गवर्नर ने 45 मिनट राष्ट्रपति को दिया। राष्ट्रपति एक महिला है, बताने वाली एक महिला है, और उत्पीड़न महिलाओं को हो रहा है। बताते समय फूट-फूट के रोई है गवर्नर, लेकिन राष्ट्रपति ने कहा कि मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं। इससे हुँ, ज़्यादा राष्ट्रपति ने कुछ नहीं किया। तो हमारी राष्ट्रपति ने जब सर्वोच्च न्यायालय को भूषण गवई ने शपथ लेने के बाद जो सवाल थमाए थे, और हुँ, जिसकी अब संविधान बेंच जो जिसके ऊपर अब जो एडवाइस देना है उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है, हुँ, वो सवाल ही अपने आप में छिछोरे थे, लोकतंत्र के खिलाफ थे। क्या चुनी हुई सरकार यदि कोई बिल पारित करता है, तो वो बिल पे महीनों और सालों बैठने का अधिकार गवर्नर और राष्ट्रपति को है? संविधान के अनुरूप, लोकतंत्र के अनुरूप यदि 3 महीने का समय दिया, तो राष्ट्रपति को ये लगा कि बहुत बड़ा उनके ऊपर अन्याय हुआ है। राष्ट्रपति ने जहाँ शाबाशी देनी चाहिए थी न्यायपालिका को, और कहना था 3 महीने क्यों भैया, इसको 1 महीना करिए। 3 महीना भी समय ज़्यादा होता है। लेकिन राष्ट्रपति ने सवाल पूछा कि क्या क्या न्यायपालिका तय कर सकती है क्या? न्यायपालिका का काम है परिभाषित करना संविधान को।
समय के अनुसार हमारे जिन्होंने संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति पद पे ऐसे लोग बैठेंगे जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ते हुए देखेंगे और आंख मूंद लेंगे और उस धज्जियां उड़ाने में साथ देंगे। नहीं तो उसी टाइम पे 1 महीने का क्या 10 दिन का टाइम मुकर्रर कर दिया होता अंबेडकर जी ने। लेकिन उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इतना निचले स्तर पे राजनीति चली जाएगी। अब ये राष्ट्रपति आपको लगता है कि ये सरकार राष्ट्रपति को पूछने जाएगी? मुख्यतः सदन चल नहीं रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। बहुत सारे बिल पारित करने हैं और वो बिल पारित होंगे और दादागिरी से होंगे। विपक्ष को बाहर आउट करके भी होंगे। हाँ, इसके लिए सिर्फ सूचित करने गए होंगे प्रधानमंत्री जी और उसके पीछे-पीछे अमित शाह गए। अब लोगों ने इसको राजनीति से तुरंत जोड़ दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है, कि अमित शाह को निकालने वाले हैं, कि अमित शाह प्रधानमंत्री को निकालने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो होने वाला है ये कि 13 अगस्त को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं। हुँ, उसको 6 महीने का एक्सटेंशन देना है। 13 अगस्त को संसद में वो बिल मतलब वो प्रस्ताव लाया जाएगा। हुँ, हुँ, 6 महीने के लिए फिर प्रस्तावित होगा। तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए और प्रस्तावित होगा। ये सूचना देने के लिए गृह मंत्री संभवतः गए होंगे, ऐसे मुझे लगता है। हुँ, द्रौपदी मुर्मू का राजनीति में वो संघर्षशील महिला है। सामाजिक तौर पे वो उच्चतम मापदंड वाली है। यानी मैं जितने राष्ट्रपति हो गए उनमें से संघर्ष और समाज के लिए सामाजिक रूप से अपने आदिवासी समाज के लिए जिसने कुछ किया, उसमें मैं उनको एक वरिष्ठ मानता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उनका कोई वजूद हो या उनका कोई चीज हो, ये दूसरी बात। 2014 से लेके 2025 तक प्रधानमंत्री और अमित शाह मिलने तक ऐसा कौन सा मतलब प्रणब मुखर्जी भी थे तो क्या कभी हुँ, पूछने जाते थे कि ये करे या ना करे? हाँ, वो हुँ, परंपराएं तो ध्वस्त हो गई। राष्ट्रपति भवन एक रबर स्टैंप हो गया। अब ये सरकार सिर्फ राष्ट्रपति को एक औपचारिक रूप से संविधान में राष्ट्रपति का पद लिखा है इसलिए, हुँ, नहीं तो उसकी भी हुँ, जरूरत नहीं है। हुँ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की क्या स्थिति है, हमने देख लिया। उपराष्ट्रपति को ड्रॉप ऑफ द हेड जिसको कहते हैं, हुँ, ऐसे यूं ही हुँ, घर भेज दिया जाता है हुँ, या घर जाने के लिए मजबूर किया जाता है बिना कारण बताए। हुँ, और आपके बाद राष्ट्रपति ट्रेसेबल नहीं है, उपराष्ट्रपति, उनके पत्नी, उनका उनका खुद का फोन ट्रेसेबल नहीं। तो सब ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता, सिर्फ ये है कि भाई अभी बिल पारित होने हैं और विपक्ष को रोनते हुए बिल पारित होंगे, दादागिरी से बिल पारित होंगे, ये सूचना आपको दे रहे हैं। और साथ में कि अभी गृह मंत्री गए होंगे ये बताने कि हुँ, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन फिर 6 महीने के लिए बढ़ा रहे हैं। ये आपको सूचित किया जाता है। आपका शासन हम राष्ट्रपति मतलब मणिपुर में बढ़ा रहे हैं, ये आपको सूचित किया जाता है। हुँ, हुँ, वैसे ही एक बात तो आप जान ले, हमारे संविधान में राष्ट्रपति का महत्व तब बढ़ता है जब मिली-जुली सरकार होती है। हुँ, उसमें हुँ, राष्ट्रपति मतलब डर रहता है कि कोई एक विथड्रॉ हो जाए। हुँ, वर्तमान में ये सरकार भी बैसाखियों पे है। लेकिन राष्ट्रपति क्या ये समझ रही है कि ये सरकार बैसाखियों में है? हुँ, राष्ट्रपति ने कभी कोई इंगित किया कि वो जानती है कि सरकार बैसाखियों पे है? हुँ, 2 हुँ, बैसाखियों में से 1 बैसाखी पूर्ण रूप से स्वयं ही बैसाखी पे है। हुँ, बैसाखी बैसाखी पे होना ये अपने आप में एक दुर्लभ योग है। हुँ, नीतीश कुमार के बैसाखी पे हुँ, दिल्ली खड़ा है तो दिल्ली के बैसाखी पे नीतीश कुमार खड़े हैं। हुँ, तो वहां तो कुछ अनहोनी होने का सोच ही दो आप। हुँ, रहा दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू। तो हुँ, चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य के लिए पैसा मांगते हैं, वो देते हैं, काम खत्म है। चंद्रबाबू नायडू को चौथ मिलती है। जैसे मराठे चौथ इकट्ठा कर दिल्ली का संरक्षण की गारंटी लेते थे। तो इसीलिए पानीपत में आए, यूं ही थोड़ी आए पानीपत में। चौथ वसूल करते थे तो संरक्षण करने आए। तो वो चौथ वसूल करता है तो सरकार का संरक्षण करता है। हाँ, हुँ, बीच में चौथ बढ़ा देता है, हुँ, सरकार नीचे मुंडी करके पैसा दे देता है।
बीच में उसने एक विरोध का सूर जरूर निकाला था। उन्होंने कहा कि ये भाई 25% लग गया है, उसमें मेरे राज्य का बहुत नुकसान है। तो आपको बता दें, दूसरे ही दिन पीयूष गोयल ने तुरंत इन लोगों से बातचीत की, अपैरल एक्सपोर्ट और खासकर सी फूड एक्सपोर्ट्स, जो एक्वा फार्मर्स को कहते हैं, समुद्री किसान या मछुआरे, और उनके लिए प्रयास किया जा रहा है कि उनको सस्ता लोन दिलवाया जाए, बेहद सस्ता लोन, और उनको सब्सिडी दी जाए। यदि 25% टैरिफ लगता है तो कितना प्रॉफिट में से एक्सपोर्टर अपना रिलीज करेगा, मतलब अपना त्याग करेगा, और बाकी बचा हुआ कितना सरकार सब्सिडी देगा, इस पे वर्कआउट हो रहा है। मतलब चंद्रबाबू नायडू को मुंह से शब्द निकला और दूसरे दिन मीटिंग हुई। तो अब सरकार स्थिर है, इसलिए सरकार दादागिरी से काम कर रही है। सरकार को पता है कि आने जाने वाले कोई नहीं, तीसरी बड़ी पार्टी वहां पे एकनाथ शिंदे की है। तो एकनाथ शिंदे का हाल बेचारे की यह है कि जरा ईडी की पीड़ा से पूरी पार्टी इतनी ग्रस्त है कि जो बोले सो स्वीकार, इस मुद्रा में वो रहते हैं। तो फिर ये सरकार, गठबंधन की सरकार होने के बावजूद सिंगल पार्टी रूल जैसी काम कर रही है, और ये मुर्मू जी भी जानती है। अब उपराष्ट्रपति को जिस हिसाब से घर भेज दिया, उसके बाद आपको लगता है कि राष्ट्रपति थोड़ा भी कुछ मन में हो भी तो वो विचार प्रकट करें? नहीं, कतई नहीं। एक तो एंगल इसमें है कि राष्ट्रपति के मन में, आखिर मन में तो कुछ नहीं हो सकता है। शाह और मोदी क्या कोई टास्क देने के लिए कि आगे ऐसा होगा, कुछ ऐसा हो जो सामान्य ना हो, वो जो हो सकता है उस पे भी चर्चा कर, लेकिन सामान्य ना हो, और असामान्य परिस्थिति आए तो ऐसा ना हो राष्ट्रपति घबरा जाए कि ये परिस्थिति तो मैंने देखी नहीं है। तो पहले से मेंटली प्रिपेयर रहो। एक तो एसआईआर पूरे देश में होने जा रहा है। बिहार का एसआईआर वहां पर एनडीए की सरकार में हुआ, एनडीए की सरकार में बिहार का एसआईआर हुआ, फिर भी अब तक वो बवाल, अब तक अभी शुरू हुआ है बवाल। 9 तारीख के बाद पदयात्रा शुरू होगी, एक एक हिस्से में बिहार की पदयात्रा होगी। वो मामला अभी शुरुआत है, जबकि वहां एनडीए की सरकार। बंगाल, ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी इस देश की सबसे एग्रेसिव लीडर ममता बनर्जी। स्टालिन का स्टेट, स्टालिन भी एग्रेशन में ममता बनर्जी को करीब करीब टक्कर देते हैं। उम्र में छोटे हैं, तजुर्बे में कम है, तो शायद उनका एग्रेशन भी उतना ही कम है, लेकिन वो भी वही अंदाज है उनका, भी वैसे ही चुनौती देते हैं। खास कर ये 2 स्टेट, और बाकी अपोजिशन वाले स्टेट और जो हैं, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटका, उसके लिए राहुल गांधी ही है, क्योंकि राहुल गांधी ने वो वाला अपना रूप छोड़ दिया है जिसमें प्लीज और वो सब था। अब उनकी भाषा, उनकी राजनीतिक स्टाइल वो मोदी और शाह वाले ही ढर्रे पे आ गए हैं कि बम फोड़ दूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के लाऊंगा, रिटायर होके भी नहीं भाग पाओगे, उस मोड में। तो अभी भी अपोजिशन कितना भी कमजोर है, तो अभी भी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तो गठबंधन में मान लिया जाए, तेलंगाना, उसके बाद इधर पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये बहुत सारा हिस्सा है अभी भी। क्या देश में ये एसआईआर वो अराजक माहौल पैदा कर सकता है, ये आशंका है। और इस आशंका से निपटने के लिए मैं ये आउट ऑफ द बॉक्स में अपने मन की क्वेरी कर रहा हूं, इसमें लॉजिक कोई नहीं कि कहीं ऐसे तो नहीं 75 जैसे हालात, क्योंकि मोदी शाह की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। एक तरफ संघ का प्रेशर है, एक तरफ आप उस प्रेशर को हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं कि नहीं ये दोनों बहुत बहुत ज्यादा शिकंजा कस चुके हैं, लेकिन है तो प्रेशर ना, है तो प्रेशर। वो कदम तो पीछे नहीं हटा रहे हैं, चौखट पे, दरवाजे पे खड़े हैं, परमानेंट नॉक कर रहे हैं। मोहन भागवत परमानेंट नॉक तो कर ही रहे हैं, घंटी बजा करके, घर का डोरबेल बजा के कान में तो दिक्कत कर ही रहे हैं। नितिन गडकरी हैं, उसी कैबिनेट में है, हर दूसरे दिन आईना दिखा रहे हैं, हर दूसरे दिन बता रहे हैं कि इनकी हकीकत क्या है। कल भी नितिन गडकरी बोले, किसी हालात की तरफ हम पड़ रहे हैं। कल भी नितिन गडकरी बोले नागपुर में, हाँ, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और बाकी पुराने सरकारों का योगदान का बहुत बढ़िया व्याख्या बखान किया। ये तो अद्भुत है ना।
तो कहीं वो 75 जैसे हालात तो नहीं पैदा हो रहे कि राष्ट्रपति तैयार रहे। उस समय राष्ट्रपति और खासकर द्रौपदी मुर्मू जैसी राष्ट्रपति पता चले कि वो स्थिति आवे तो राष्ट्रपति हमारी उनको ही चक्कर आने लग गए। तो वो ना हालत हो तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर करने के लिए तो नहीं है बारी-बारी। नहीं, नहीं, बिल्कुल, यस, देखिए, वो मेंटली प्रिपेयर करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, राष्ट्रपति इस्तीफा देगी। हुँ, बहुत कुछ ज़्यादा हो गया, राष्ट्रपति यदि प्रेशर झेल नहीं पाई, तो हुँ, राष्ट्रपति इस्तीफा देगी। लेकिन एसआईआर जो मामला है, ये हुँ, चुनाव आयोग करवा रहा है और हुँ, चुनाव आयोग अपने आप को स्वायत्त संस्था समझता है। चुनाव हुँ, आयोग ने बीच में ये भी स्टेटमेंट दिया था, एफिडेविट दिया है कि हुँ, पार्लियामेंट भी उनकी इंटरफेयर नहीं कर सकती, ना हुँ, न्यायपालिका इंटरफेयर कर सकती है। हुँ, न्यायपालिका ने ज़रूर बोला कि जब चुनाव का प्रोसेस होगा, तो अब हुँ, हम इंटरफेयर करेंगे। हुँ, अब वो पुराना 1952 वाला छोड़ दीजिए, अब हम हुँ, इंटरफेयर करेंगे। हुँ, और उस इंटरफेरेंस से थोड़ा चुनाव आयोग भी डरा हुआ है। लेकिन हुँ, एसआईआर जो लगातार सब देशों में हो रहा है, इस एसआईआर के चलते बवाल तो हुँ, होगा हर देश में। ये बवाल हुँ, कितना बड़ा होगा, ये बहुत हुँ, देखने लायक है। देखिए आशीष जी, विपक्ष से हमें आशा है, लेकिन हुँ, बवाल होगा तो बिहार में होगा, बवाल हुँ, होगा तो बंगाल में होगा, बवाल हुँ, होगा तो तमिलनाडु में होगा। क्या हुँ, बवाल हिमाचल में होगा? क्या हुँ, बवाल कर्नाटक में होगा? क्या हुँ, बवाल तेलंगाना में होगा? मुझे हुँ, बहुत डाउट है। हुँ, इसलिए कि यहाँ पे बवाल करवाएगा कौन? कांग्रेस। हुँ, अकेले हुँ, राहुल चलेंगे। हुँ, राहुल को सैबोटेज करने के लिए, हुँ, राहुल की पैरों के नीचे चद्दर खींचने के लिए कांग्रेस में राहुल के इर्द-गिर्द जो लोग हैं, हुँ, जिनके भरोसे राहुल कांग्रेस चला रहे हैं, वही हुँ, लोग बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज़्ड है। तो पूरे देश भर में जो हम हंगामा की बात हो रही है, देखिए राहुल आज बिहार में हंगामा कर रहे हैं, हुँ, क्योंकि आरजेडी साथ में है। हुँ, क्या वही हंगामा राहुल आसाम में कर पाएँगे? हुँ, आसाम में कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने है। हुँ, क्या वही हंगामा वो मध्य प्रदेश में कर पाएँगे? हुँ, मध्य प्रदेश में आज क्या है? मध्य प्रदेश में आज कंबाइन अ, रखने की बात कर रहे हैं हुँ, और कमलनाथ जो कल तक हमको लग रहा था कि बिल्कुल बीजेपी कॉम्प्रोमाइज़्ड हो गए हैं, हुँ, कमलनाथ ओवर एक्टिव हो गए हैं। हुँ, या कमलनाथ को भी लग रहा है कि अभी एक्टिव होना यही उनके लिए अंतिम लड़ाई है। हुँ, कल कमलनाथ ने पूरे विधायकों को भोज दिया हुँ, भोपाल में। हुँ, अब वो भी लगातार राज्य के हर प्रोग्राम में अपने स्वास्थ्य के होते हुए भी जा रहे हैं। दिग्गी राजा अपनी तरफ से अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। हुँ, लेकिन कुल मिलाकर एक मध्य प्रदेश में दिखता है विपक्ष, क्योंकि वो जो अध्यक्ष है जिनको हम छिछोरा कहते हैं, लेकिन वो रास्ते पे हुँ, तो उतरता है। हाँ, हाँ, देखिए, पटवारी उस मध्य पटवारी पूरे रास्ते पे देश में एक ही राज्य है मध्य प्रदेश हुँ, जहाँ का अध्यक्ष लगातार रास्ते पे है। लगातार थोड़ा और कहीं बहुत भी हो। यूपी का, थोड़ा बहुत मैं क्रेडिट यूपी का भी देता हूँ। वो जो राय यूपी की जो हुँ, राय है, वो भी स्ट्रीट हुँ, फाइटर है, वो भी रास्ते पे रहते हैं। वो हुँ, लगातार कुछ ना कुछ उलूल-जुलूल करते रहते हैं। लेकिन बाकी जगह क्या है? क्या हुँ, हरियाणा में अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन तय नहीं हुआ आशीष जी। बहुत राजस्थान में मरेंगे। क्या है? राजस्थान में बार-बार अशोक गहलोत को ये बोलना पड़ता है कि सचिन के मेरे संबंध अच्छे हैं, इसी में सब कुछ आ जाता है। हुँ, हरियाणा में राजनीति सिर्फ महारानी के इर्द-गिर्द घूम रही है। कहाँ है कांग्रेस? राजस्थान में, माफ कीजिएगा। हुँ, हुँ, पंजाब में कहाँ है कांग्रेस? आप बताइए, पंजाब में कोई सुनाई देता है आपको? कोई आवाज? नहीं, नहीं हिमाचल प्रदेश आपस में क्या है? में राजा तो बडिंग अलग हैं, मैंने प्रताप वही सिंह कहा, बाजवा का अलग खेल तो चल रहा है, अभी लड़ रहे हैं आप। एसआईआर पर बवाल होगा। बवाल विपक्षी राज्यों में होगा और वही हुँ, बवाल बहुत तकलीफ वाला होगा। बिहार हुँ, का बवाल, बंगाल का बवाल और तमिलनाडु का बवाल, ये बवाल तकलीफ वाले होंगे। ये राज्य 3 हैं, लेकिन ये 3 कोने हैं देश के। हुँ, हाँ, वहाँ विस्फोट ये नहीं चाहेंगे। ये मुझे लगता है कि सिर्फ सूचना देने लगेंगे। और अभी क्या है, बहुत अभी आप देख लीजिए ना, सदन चालू हो गए कितना दिन हो गए? हुँ, अगस्त आ गए हम, अगस्त में है। हुँ, कोई बिल पास हुआ? हुँ, कोई काम की बात हुई? ऑपरेशन सिंदूर पे क्या हो गया? लफबाजी, लफबाजी, लफबाजी। सवाल हुँ, एक पूछते थे ये जवाहरलाल नेहरू के, ये उनको पूछते थे कि भैया तुमने सीज़ फायर क्यों किया? और वो कहते हुँ, थे कि बाटला हाउस पे सोनिया गांधी ने रो दिया। अरे भाई, ये हाँ, जवाब थोड़ी यार उसका। हुँ, हाँ, सोनिया गांधी ने बाटला हाउस पे रो दिया, कितनी बार आप इस बात का वो करोगे? हुँ, तो कुल मिलाकर ये सारी बातें बार-बार नेहरू, बार-बार पटेल,
इंदिरा गांधी, यही चल रहा है। तो अब बिल पास एक भी नहीं हुआ। अब मुझे लगता है कि अब बिल पास होना शुरू हो जाएंगे। विपक्ष ऐसा ही हो सकता है कि विपक्ष का एन ब्लॉक निष्कासित करेंगे। इसके पहले भी 100 लोग निष्कासित हुए हैं अपने यहाँ। हाँ, हाँ, 150 तो इनके लिए भी सांसद। बिरला जी तो एक और प्रोग्राम, बिरला जी बोलेंगे मेरा रिकॉर्ड में तोड़ना चाहता हूँ। हम्म, भाई बिरला जी आए, कुछ तो रिकॉर्ड बनाएंगे ना। हम्म, सदन चलाने का रिकॉर्ड तो बना नहीं सकते। निष्पक्ष होने का रिकॉर्ड तो छोड़ ही दीजिए, ये नेगेटिव में जाते हैं। हाँ, जीरो भी नहीं, नेगेटिव में है। एक रिकॉर्ड ये बना सकते हैं कि सत्ता पक्ष के लिए कितने कितने नीचे गिर के काम कर सकता है स्पीकर, ये दिखाने का रिकॉर्ड ये कायम कर सकता है। तो बवाल तो होगा, जब पूरा विपक्ष निष्कासित होगा तो बवाल तो होगा। उस बवाल को ब्रीफ करने के लिए ये परमिशन लेने नहीं गए किसी बात की, ये बताने गए कि ऐसा ऐसा होने वाला है, आप तैयार रहिए। और इसके बाद बहुत सारी चीजें होगी। चुनाव आयोग नहीं मानेगा। चुनाव आयोग आज तेजस्वी को ये कह रहा है कि आपके पास दो आइडेंटिटी सिमिलर वो आइडेंटिफाइड वो का ईपिक नंबर वाले वो कैसे आ गए, एफआईआर दर्ज करो, ये करो, वो करो, केस चल रहा है। लेकिन चुनाव आयोग तब कहां चला गया था? तब निर्लज्ज होकर चुनाव आयोग ने कहा कि हाँ गलतियां हो सकती है। जब ममता बनर्जी ने यूनिक आइडेंटिटी का नंबर बंगाल और हरियाणा में कैसा एक है ये जब बताया, तब बोला हाँ गलती हो सकती है, तुमसे गलती हो सकती है, देश भुगते उस गलती को। और किसी दूसरे इंसान से गलती हो गई तो तुम एक एफआईआर करके एकदम उसका चुनाव में कैसा इसको निष्कासित करे और चुनाव लड़ने से कैसा रोका जाए। थोड़ा सा आप भी इस्तीफा दे दीजिए भाई। हरियाणा और बंगाल में भी एक ही यूनिक नंबर का वोटर्स है, आप इस्तीफा दे दीजिए, एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए आपके ऊपर। वो मामला पूरा का पूरा अपने विषय है, उस पर तो एक कार्यक्रम अभी हम करेंगे। कार्यक्रम, लेकिन हाँ। इसमें एक और मेरे मन में प्रश्न है। ये सब मन के प्रश्न सब समाधान कर लें। एक प्रश्न और है कि मोदी इस वक्त चक्की के दो पार्टों के बीच हैं, दो पार्टों के बीच है। अभी संघ वाला तो हम संघ चक्की पीसेगा कि क्या करेगा, चक्की पीसिंग में बहुत भाजपा वालों को मजा आता है। तो इस समय मोदी जी दो पार्टों के बीच हैं। उसमें एक पार्ट तो है अमेरिका, ट्रम्प। मैं उससे भी ये मुलाकात को इसलिए भी, ट्रम्प के साथ ट्रेड डील फंसी है। कुछ भी कोई कहे, कोई कुछ भी कहे, ये बताइए भाऊ, मोदी ने तो आज तक ये नहीं कहा कि हम डील नहीं करेंगे, ये नहीं। मोदी जी तो पता नहीं उनकी स्थिति क्या होगी भीतर की, वही बता सकते हैं। अब सवाल ये है कि उस डील में आपने कई बार कहा है कि वो डील, उसमें जो एग्रीकल्चर और डेयरी, हालांकि पूरा का पूरा डील खतरनाक है, लेकिन एग्रीकल्चर और डेयरी ये सेक्टर अगर उस डील में आ गए तो क्या भारत में सबसे बड़ी एक जो जनता के बीच की आवाज होती है ना, आंदोलन, उठ खड़े होना। क्योंकि देखिए ये किसान है और देश भर का, हरियाणा और पंजाब किसान आंदोलन को तो देश भर में आपने कह दिया कि हरियाणा पंजाब के हैं, वो खालिस्तानी है, वो आतंकी है, देशद्रोही है। इसमें पूरे देश का गाय भैंस पशुपालन, दुग्ध, ये पूरे देश का है। और गुजरात में भी है, गुजराती भी इसमें पिस जाएंगे। वो अमूल से लेके जितना है सब क्या करेंगे, फिर शाकाहारी मांसाहारी तलाशेंगे, झंडा ले घूमेंगे। ये देश में सबसे बड़ी, अब तक की आजादी के बाद जनता के बीच में सबसे बड़े आंदोलन की वजह बन सकता है ट्रेड, अगर डेयरी और एग्रीकल्चर आया। कहीं इसका डर तो नहीं है, मैं आशंकित इसी बात से हूँ कि कहीं इसका डर तो नहीं कि अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो कैसे जनता को कैप्चर करेंगे, कुर्सी नहीं छोड़ने वाली है सरकार, पामेरियन मीडिया, बीजेपी के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं। बार बार ये कहते हैं कि हम अमेरिका से डरते नहीं है। लेकिन जिस दिन ट्रंप ने टैरिफ की बात की, उस दिन से अमेरिका से तेल इंपोर्ट डबल हो गया। ठीक है, हमारे पूरी कहते हैं, हमको ज्ञान देते हैं पूरी साहब, ब्यूरोक्रेट रहे हैं बड़े, और ब्यूरोक्रेट को झूठ बोलने की आदत होती है। वो नेता के हिसाब से वो कानून बात को तोड़ मोड़ के बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हम तेल इंपोर्ट किससे करेंगे, ये हम भाव, रेट तेल का
हमारा हमारे भारत को कितना प्रॉफिट होता है उस पे देखेंगे ना भाई। क्वालिटी। क्वालिटी। अब आप मुझे बताइए, अमेरिका से जब तेल लाते हैं तो करीब करीब 16 से 20% का लॉजिस्टिक का खर्चा बढ़ता है। टोटल तेल 30% जो 30% का, टोटल हाँ, ये फ्रेट वगैरह सब जोड़ के 30% का गाला पड़ता है। 30% महंगा तेल आप अमेरिका से ले रहे हैं और रशिया से कहते हैं कि हमने कब कहा तेल रशिया से नहीं ले रहे। तो कौन सा ऑर्डर दिया रशिया को ये बता दीजिए। चलो बोल तो दीजिए, इतना बैरल तो तेल जुलाई में आ रहा है, अगस्त और सितंबर का ये ऑलरेडी ऑर्डर जा चुका है। अरे मुंह तो खोलिए भैया। रशिया से हम थोड़ी ना मना कर रहे हैं, लेकिन ले भी नहीं रहे। अमेरिका से थोड़ी जरूरी है डर के लेना, लेकिन अमेरिका से दुगना ले रहे हैं। इसके क्या मायने हैं? आप अमेरिका के सामने सरेंडर हो रहे हैं। आप इनडायरेक्ट इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम रशिया से छोड़ रहे हैं, माए बाप ये 25% कम करो। और अमेरिका को रशिया तो ये नाम है सिर्फ। अमेरिका को मुख्य रूप से जो चाहिए वो डेयरी और एग्रीकल्चर ओपन चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने जितने एग्रीमेंट किए हैं, चाहे इंडोनेशिया से हो, चाहे जापान से हो, चाहे किसी के साथ भी हो, या यूरोपियन यूनियन के साथ हो, सबके साथ डेयरी और एग्रीकल्चर ओपन किया है, वो भी 0% पे। 0% पे हमारे यहाँ से एग्रीकल्चर जाएगा, वहां पे हमारे यहाँ से फीस जाएगा तो 27% है अभी। वो सपोज 19% पे आ गया पाकिस्तान के बराबर, या 15% आ गया, बहुत ज्यादा इन्होंने कसावट की तो हम 15% देंगे और उनका माल 0 पे लेंगे। इंडोनेशिया में यही हुआ, जापान में यही हुआ। सिर्फ एक चाइना है जिसने अपने दम पे बोला कि तुम हमको बताओ भाई, हम तो ये करेंगे, तुमको पूरता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। चाइना छोड़ के सबके साथ इन्होंने हाथ पकड़ के घुमाया है, तो डील वो भी है। लेकिन मुझे बताइए, द्रौपदी मुर्मू को क्या फर्क पड़ता है? 25% हो, 27% हो, आप वही मैं गोलियां सोच चलाओ रहा। किसानों पे, कुछ करो, हाँ, उनको तो बस हंसना है। जहाँ बोलना है, जितना बोलना है बताया जाता है उतना बोलना है। हाथ में एक बस हाँ, पर्चा पकड़ा देता है, सुप्रीम कोर्ट को पकड़ा दो, उन्होंने पकड़ा दिया। हाँ, मुझे ये अपेक्षा नहीं थी। हम्म, आशीष जी, मैं उस महिला का बहुत सम्मान करता हूँ। हम्म, मैं भी उड़ीसा में भी उस महिला के बारे में जब सुन के आया तो हम्म, आंखों में पानी था। मुझे लगा कि ऐसे संवेदनशील राष्ट्रपति यदि देश को है तो वो हम्म, संवेदनहीन कैसे हो गई, ये मुझे समझ में नहीं आता। हम्म, हम्म, मणिपुर के मामले में संवेदनहीन कैसी हो गई मुझे नहीं पता। हम्म, ये सवाल पूछना कि क्या राष्ट्रपति पूरे 5 साल एक हाथ बिल पे बैठ सकता है, हम्म, 3 महीने में क्यों देना? क्या ये हम्म, लोकतंत्र का अपमान नहीं है? हम्म, ये लोकतंत्र के पीठ में छुरा घोंपना नहीं है? हम्म, यदि वो काम करती है तो उससे कोई अपेक्षा तो करना हम्म, नहीं। ये तो सूचित करने गए थे, बवाल हो जाएगा देख लेना, आप चिंता मत करना, हम हैंडल कर लेंगे। हम हैंडल कर लेंगे। हाँ। क्योंकि देखिए, हम्म, यहाँ तो दादागिरी करेंगे, हम्म, सरकार चलाने में दादागिरी करेंगे, सदन चलाने में दादागिरी करेंगे। हम्म, एक तरफ से तो वो अपने को एश्योर कर सकते हैं। अब रहे 2 सेक्टर मेजर, अमेरिका हम्म, और भारत। हम्म, अमेरिका और भारत में या तो ये डील ये कर रहे होंगे कि माँ हम्म, बाप एग्रीकल्चर और डेयरी भी छोड़ दे, खोल देंगे आपके हम्म, लिए, लेकिन हम्म, धीरे-धीरे करो, धीरे-धीरे करो। हाँ, पहले हाँ, एग्रीमेंट ये करो, पहले एग्रीमेंट ये करो कि उसमें डेयरी और एग्रीकल्चर नहीं हो। फिर हम्म, धीरे से एक दिन सोयाबीन खोल देंगे, एक दिन हम्म, गेहूँ खोल देंगे। हम्म, जो-जो चीज़ आपको चाहिए वो खोलते रहेंगे एक-एक, एक-एक करके। हम्म, पूरा डेयरी और एग्रीकल्चर खोल देंगे। आप हम्म, चिंता क्यों करते हो? हम्म, इकट्ठा खोलने में तकलीफ हो जाएगी, देश में बवाल हो जाएगा। हम्म, एक-एक खोलेंगे तो देश अपोज़िशन बढ़ जाएगा। सोयाबीन हम्म, खोल देंगे तो सोयाबीन वाले लट लेके खड़े हो जाएँगे, कम होंगे। हम्म, गेहूँ खोल हाँ, देंगे तो सोयाबीन वाले घर बैठ जाएँगे तो गेहूँ वाले आ जाएँगे। हम्म, डेयरी हम्म, वाले आ जाए तो कुछ डेयरी वाले खड़े हो जाएँगे तो गेहूँ और सोयाबीन वाले बैठ जाएँगे। हम्म, आप थोड़ा हमको हाँ, धीरे-धीरे करने दो, हम हमारे देश को जानते हैं। हम्म, या तो ये इस बात पे बात हो रही होगी, हम्म, क्योंकि जितनी भी मेरी जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, जिनके अभी भी संबंध है अपने हम्म, जूनियर्स के साथ, हम्म, उनको मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, ट्रम्प एडमेंट है, हम्म, वो डील अपने तरीके से करना चाहता है। हम्म, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता डील में।
माय वे और हाईवे यही रूल है उसका। तो उसको यही बताना पड़ेगा कि योर ए वे, लेकिन हमको भी थोड़ा हाईवे पे रहने दीजिए भैया, थोड़ा सा हमारी भी इज्जत रखिए। एक आध दो चुनाव निकलने दीजिए, धीरे धीरे करते, एक एक करते। और ये देश, उनको अपने को मालूम है ये देश इतना मूर्ख है कि नोटबंदी हो गई तो लोगों को लगा जिसके पास नोट है वो मर रहे हैं, हमको क्या चिंता करने की जरूरत है। चिंता क्या, जश्न मनाओ। जश्न मनाओ। और उसके बाद क्या हुआ, डिरेल इकोनॉमी हो गई। पड़ोसी का घर जलता है तो ये खुश हो जाते हैं, पर इनको ये पता नहीं वो आग जब फैल जाएगी तो मोहल्ले में कोई नहीं बचेगा। ये समझने वाला देश कहाँ है। जिस दिन सोयाबीन के ऊपर सोयाबीन फ्री हो जाएगा, अमेरिका से सोयाबीन आने लगेगा, सोयाबीन के किसान चिल्लाते रहेंगे और उसी का अपोज करने वाले यहाँ बाकी लोग होंगे। सोयाबीन ने वैसे ही देश बर्बाद कर दिया, सोयाबीन की जगह दूसरा सरसों क्यों नहीं उगाते, सोयाबीन की जगह मूंगफली क्यों नहीं करते, सोयाबीन की जगह बाकी तिलहन क्यों नहीं लेते। ऐसी एक लॉबी खड़ी हो जाएगी। हाँ। फिर बोलेंगे सोयाबीन वाले CIA के एजेंट है, ये बोलना शुरू कर देंगे, फिर वो खत्म हो जाएगा। फिर गेहूं आएगा तो बोलेगा गरीब को रोटी सस्ती होनी चाहिए इसलिए गेहूं आया अमेरिका से, ये बोलना शुरू कर देंगे। मतलब इनके पास नरेशन सारे तैयार है। सवाल है झटके में करे या हलाल करे। हलाल तो मतलब मरना तो तय है, झटके के साथ करे। ट्रम्प झटके के साथ चाहता है और ये हलाल चाहते हैं, धीरे 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 धीरे। फर्क ये। तो ये सारी ब्रीफ करने गए, एक होने वाले आने वाले तूफान का एक संदेशा देने गए। तूफान आएगा, आप थोड़ा संभल के रहिएगा, आप चिंता मत करिए, हम तो बैठे ही हैं। बिल्कुल, चलिए तूफान का इंतजार करेंगे हम लोग भी। तूफान आएगा तो सरकार कुछ भी करे, लेकिन ये देश, उम्मीद तो हम करते हैं कि तूफानों से लड़ेगा। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार।